स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविक्स कॉर्नर पे। तो सिविक्स कॉर्नर के माध्यम से हम उत्तराखंड प्रवक्ता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारा जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट हमारा है पॉलिटिकल साइंस का। तो अगर आपका भी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम उत्तराखंड लेक्चरर का सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हम 2-3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, जैसा कि पहला वीडियो हमारा मनुस्मृति पे था और 2 वीडियो हमारे कौटिल्य पे आ चुके हैं। इसके साथ ही हमने अपने इस चैनल पे उत्तराखंड जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, उसे भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक ये सब वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो आप जाके इन वीडियोज़ को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा वीडियो है वीडी सावरकर। आज का हमारा वीडियो है वीडी सावरकर। जी हाँ, विनायक दामोदर सावरकर। ये वही सावरकर हैं जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था और इस पे किताब लिखी थी, जो कि आप ऑलमोस्ट इंडिया के हर गवर्नमेंट एग्जाम में वो किताब का नाम आपको पूछा जाता है और वो सावरकर की किताब होती है। ये वही सावरकर हैं जिनको लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आपके आसपास देखने को मिलती होगी। अब उस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि वो हमारे एग्जाम के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सावरकर के बारे में जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आखिर मतलब इतना बड़ा ये सावरकर को लेकर इतना इशू क्यों बनता है, हर जब भी कोई पार्टी चेंज होती है या पार्टी नई आती है तो सावरकर किसी ना किसी तरीके से कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं सावरकर के बारे में, तो आप बहुत सारी किताबें सावरकर पर लिखी हैं। स्पेशली अभी कुछ साल पहले विक्रम साम्पत की वीर सावरकर करके किताब आई थी, वीडी सावरकर। अगर आप चाहते हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है। इसके साथ ही आप बहुत सारी डिबेट्स आपको मिल जाएंगी, तो आप वो भी, अगर आप सावरकर के बारे में जानना चाहते हैं, आप बहुत उत्सुक हैं, तो आप बहुत सारी डिबेट है टीवी चैनल्स पे, बहुत अलग-अलग चैनल्स पे आप उनको भी सुन सकते हैं। और हाँ, विक्रम साम्पत की मैंने तो बहुत ज़्यादा उन्हीं की सुनी थी, तो अगर आपकी मर्जी है आप किस पर्सपेक्टिव से अपना वो देखते हैं, सावरकर को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो आप चाहें तो आप भी सुन सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक था विनायक दामोदर सावरकर। तो मैंने कौटिल्य का जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहाँ पर भी मैंने कोट जो कौटिल्य का था उससे स्टार्ट किया था। लेकिन देखिए ये कोट जब मैं लिखा है ना, तो ये आपका पूछ सकता है एग्ज़ैक्टली ऐसा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोट जब हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे कोट उठा के पूछ लेता है कि ये कोट किसका है। तो आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट कोट हैं, वो आपको याद होने चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि आप एक पतली-सी डायरी बना लीजिए उसमें, क्योंकि ये तो अभी एक ही है, इसके बाद बहुत सारे कोट आने वाले हैं हमारे, बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हों या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के हों या फिर हमारा जो आइडियोलॉजी वाला पार्ट है उससे हों। तो अगर आपके पास टाइम है, जो कि है, हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो अपनी तैयारी देखिए, इस बार बिल्कुल भी ये मौका जाना नहीं चाहिए हाथ से। फिर आपको पता है कि कितनी लेट एग्ज़ाम आता है, फॉर्म आता है, तो इसलिए पूरी जान लगा देनी है। तो आपको एक पतली-सी डायरी बनानी है, जो-जो आपके इम्पोर्टेंट कोट आप खुद भी जो पढ़ते हैं, आप कहीं से पढ़ते हैं, आप जैसे कि 11th की जो एक पॉलिटी की कॉन्स्टिट्यूशन वाली एनसीईआरटी है, उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छे कोट आपको मिलेंगे, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। अगर मैं बात करूँ DSSB की, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये बस ऐसे नहीं लिखा है कि हाँ, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने लिख दिया। ये आपको नोट करना है, ये आपको याद भी करना है, ये पूछा जा सकता है। तो ये जो एक कोट है, ये हिंदुत्व पे है। इससे हमें पता चलेगा कि सावरकर का हिंदुत्व का विचार आखिर क्या है। हिंदुत्व का विचार केवल उस धर्म का संकेत नहीं देता जिसे हिंदुओं की विशाल जनसंख्या मानती है, बल्कि वह भारत के राष्ट्रत्व का मूल मंत्र है। अब जब हिंदुत्व की बात करते हैं ना, तो कभी भी हिंदुत्व को हिंदू धर्म से नहीं माना, या उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि जो भारत है, जो हिंदुस्तान है, वो सिर्फ हिंदुओं की धरती है। हिंदुत्व का विचार उस धर्म का संकेत नहीं देता जिसे हिंदुओं की विशाल जनसंख्या मानते, जबकि हिंदुत्व क्या है कि पूरे एक राष्ट्रत्व का, अगर मैं एक राष्ट्र में रह रही हूँ तो मैं पूरी तरीके से न्यौछावर हूँ उस राष्ट्र के लिए, मेरी जो एलिजियंस है तो वो पूरे उसी से हो। अगर मैं भारत में रह रही हूँ तो मेरी एलिजियंस भारत से ही होनी चाहिए, चाहे मेरा धर्म कुछ भी हो। तो इसका जो बेसिक है यहाँ पे इतना ही समझते हैं, अभी आगे हम जब देखेंगे तब बात करेंगे। तो सावरकर का जन्म 28 मई, अच्छा देखिए ये डेट वगैरह भी थोड़ा याद कर लीजिए, बेसिक। तो सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। इनका जन्म एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार था, नासिक का चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था दामोदर पंत सावरकर, जो कि सावरकर पे अपने पिता का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था।
इनके पिता क्योंकि बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति थे, तो इनके घर में बचपन से ही रामायण, महाभारत ये सब पढ़ा। सावरकर का बहुत इस पे इफ़ेक्ट रहा है। सावरकर को मतलब बचपन से ही किताबें, अच्छी किताबें उपलब्ध हुई थी घर पे। उन्होंने रामायण पूरी पढ़ी थी, महाभारत पूरी अच्छे से पढ़ी है। तो यही वजह है कि आगे चलकर 10 साल की उम्र में ही वो अपनी पहली एक किताब या अपनी एक कुछ कविता संग्रह निकाल देते हैं। अब देखो जो इम्पोर्टेंट सावरकर से हमारे एग्जाम के लिए है वो है कि जो सावरकर कौन-कौन सी इनकी प्रारंभिक गतिविधियां थी। तो सबसे पहले 1900 में मित्र मेला सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने नासिक में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। 1900 में मित्र मेला सोसाइटी। 1904 में अभिनव सोसाइटी की स्थापना करते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करते हैं सावरकर, और ये इनके भाई दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर इनका नाम है, जहाँ अगर मैं सही हूँ तो आप एक बार चेक कर लीजिए। गणेश दामोदर सावरकर और वीडी सावरकर, दो भाई 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। इसी को यंग इंडिया सोसाइटी कहते हैं, क्योंकि ये मैजिनी आपने पढ़ा होगा कि इटली में जो इटली को एकीकरण के लिए जो मैजिनी का इम्पोर्टेंट योगदान है, तो उससे सावरकर बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और मैजिनी के यंग इटली से ही ये अभिनव भारत प्रभावित था। अभिनव भारत का जो उद्देश्य था वो पूर्ण स्वराज की स्थापना करना था, ठीक है? मतलब पूर्ण स्वराज के अब अंग्रेजों को जाना ही होगा, लेकिन सावरकर मानते थे कि इसके लिए हथियार और क्रांति करना जरूरी था, ठीक है? मतलब बिना हथियार के, जैसे कि उस टाइम पे आपने देखा होगा कि जो 1905 तक का जो पीरियड है, 1885 से 1905, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि नरम दल का था, कि प्रेयर, पेटिशन, इन सब के माध्यम से ये लोग सोच रहे थे कि हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी। लेकिन सावरकर का ऐसा नहीं मानना था। उनका था कि अगर पूर्ण स्वराज चाहिए तो हमें हथियार और क्रांति जरूरी है इसके लिए, ठीक है? हथियार जमा करके रखने और क्रांति तो जरूरी ही है। हाँ, तो सावरकर ये जो कांग्रेस और गोखले की जो राजनीति थी, नरम दल की जो 3 पीस कहते हैं ना हम इनको, कि पेटिशन, प्रेयर, इनके माध्यम से ये लोग सोचते थे कि वो मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी सावरकर इनसे संतुष्ट नहीं थे। सावरकर हालांकि तिलक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तिलक के जो गणेश महोत्सव का जो विचार था, उसे भी सावरकर बहुत ज्यादा संतुष्ट थे, ठीक है? लेकिन कुछ तिलक के कुछ ऐसे प्रयास थे जिससे कि सावरकर पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे। अब एक बात याद रखने की है कि सावरकर 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे, ठीक है? 1937 से 1943 तक। अब एक चीज ये देखिए, इंडिया हाउस, ये अलग से एक सवाल बन सकता है कि इंडिया हाउस किसने बनाया था या किसने स्टैब्लिश किया था। तो इंडिया हाउस बनाया था आपका श्यामजी किशन वर्मा ने। ये लंदन में बनाया था 1905 में। ये बेसिकली इंडिया हाउस उन लोगों के लिए था जो भारत से बाहर पढ़ने जाते हैं और जो देश की स्वतंत्रता संग्राम में जो मदद कर रहे हैं, तो उनको वहां लंदन में एक घर टाइप का था, वहां ये लोग रह सकते थे। और ये लोग जो पढ़ने जाते थे भारत से लंदन, उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराते थे। तो उसी में सावरकर को भी स्कॉलरशिप मिलती है और ये कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले जाते हैं। अब देखिए, लंदन में भी सावरकर शांत बैठने वालों में से नहीं थे, तो वहां भी उन्होंने जो उनकी मेजिनी, मैंने आपको बताया ना मेजिनी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो मेजिनी की आत्मकथा को इन्होंने मराठी में अनुवाद किया। मेजिनी का चरित्र या कुछ इस तरीके से उसका नाम है। और वहां इन्होंने 5 इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की लंदन में। 5 इंडिया सोसाइटी। अब सावरकर पे जो इतनी इशू है, इतनी कंट्रोवर्सी है, वो किसको लेकर है? बहुत सारे मुकदमे चले थे सावरकर पे, बहुत इनको मतलब 50 साल की सजा मिली थी सावरकर को। मतलब इतनी तो उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी नहीं होगी हमारी, जितनी इनको सजा मिली थी, 50 साल। 1909 में सबसे पहले तो मॉर्ले मिंटो सुधार के खिलाफ विद्रोह की साजिश रचने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया। जब 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, आपको पता होगा कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, जो कि हर दल ने इसका विरोध किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट का। तो इसी में सावरकर भी एक थे, तो उन्होंने इसके खिलाफ फिर कुछ साजिश रचने की कोशिश की थी और इसके खिलाफ उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 1910 में क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों के लिए गिरफ्तार किया गया। 1910 में इनको इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि इनके संबंध किसके साथ थे? इंडिया हाउस के साथ थे। यहीं से इनको स्कॉलरशिप भी मिली थी। फिर सावरकर पर नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या को उकसाने के लिए आरोप लगा था और भारतीय दंड संहिता 121A के तहत भी इन्हें सजा मिली थी कि राजा के खिलाफ ये साजिश रच रहे हैं या विद्रोह कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी इन्हें आरोप लगा था इन पे। अब क्या होता है कि दोनों केस में सावरकर को दोषी पाया जाता है, मतलब कि इनको डबल इम्प्रिजमेंट मिलता है, ठीक है? डबल इम्प्रिजमेंट यानी कि दोहरी सजा इनको मिल रही है यहाँ पे। एक तो नासिक का जो कलेक्टर था जैक्सन, उसकी हत्या के लिए,
और दूसरा 121 में राजा के खिलाफ कुछ मतलब ऐसी साजिश रच रहे हैं, उसके लिए इनको सजा मिली थी। तो इनको 50 साल का कारावास मिला था। 50 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। 50 साल तक इनको जेल के लिए कारावास मिला था और 1911 में फिर इन्हें अंडमान और निकोबार की जो जेल है, सेल्युलर जेल, ये याद रख लेना, पूछ सकते हैं, सेल्युलर जेल ले जाएगा। अच्छा, अभी करंट का सवाल। अंडमान और निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। अब मुझे बताना है कि इसका अभी जो नया नाम रिसेंटली अभी 2-3 दिन में ही बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसका नया नाम क्या है? आप प्लीज कमेंट में बताइए अगर आपको पता है। तो 1911 में सावरकर को सेल्युलर जेल भेज दिया था। हालांकि 1924 में, ठीक है, 1924 में बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लोगों के प्रभाव से बहुत ज्यादा मतलब वो प्रयासों से तो सावरकर को बाद में बेल मिल गई थी 1924 में। लेकिन 1937 तक इन्हें रत्नागिरी में ही रखा गया और पूरी मतलब निगरानी थी इन पे, ये कुछ कर नहीं सकते थे, कोई एक्टिविटी में पार्ट नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके का इनका जीवन रहा है, आप देखिए। और देखो 1924 में इनको जेल से छुट्टी मिल गई थी, ठीक है, रिहा मतलब बेल मिल गई थी। अब सावरकर पे ना बेसिकली जो कंट्रोवर्सी आती है कि इन्होंने दया याचिका मतलब कि जो माफी याचिका होती है वो लिखी थी, कहते हैं ब्रिटिशर्स को, तो इसलिए कुछ लोग इन्हें देशद्रोही भी बोलते हैं। अब मैं इसको कैसे देखती हूँ कि अगर कोई इंसान अपने देश के लिए डिवोटेड है, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो अगर वो लिख रहा है बाहर आने के लिए, क्योंकि बाहर आके भी वो यही करेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो चुपचाप बैठ जाएगा, तो गलत क्या है इसमें? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लिख रहे थे, दया याचिका तो सब लिखते हैं। आज भी जब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास इसकी दया याचिका गई है, कुछ लोगों की माफ कर देते हैं प्रेसिडेंट और कुछ की नहीं करते हैं। तो इसके लिए इन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है सावरकर को। और वहां पे कंडीशन इतनी खराब थी सेल्युलर जेल में कि इन्हें मतलब 6-6 7-7 घंटे तक ऐसे हाथ ऊपर करके जंजीरों से बांध के खड़ा रखा जाता था। इनसे जो चक्की चलाई जाती थी, मतलब तेल रिफाइनरी वाला जो काम होता था वो भी इन्हें हाथ से करना पड़ता था। खाना नहीं मिलता था बहुत बहुत दिनों तक इन्हें। उसके बाद इन्हें जब मैंने बताया कि आपको खड़ा रखा जाता था तो इन्हें वॉशरूम वगैरह भी नहीं जाने दिया जाता था। आप सोचिए कि 6-6 12-12 घंटे तक हाथ ऊपर करके खड़े हैं कोई, तो कितना मुश्किल, कितनी ज्यादा टफ वो लाइफ थी। तो अगर ऐसे में आप किसी को पेटिशन लिख भी रहे हैं अपनी बेल के लिए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी गलत है। हालांकि मैंने कहा था कि हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे, तो यही डिबेट सावरकर को लेकर रहती है बेसिकली। तो इसके लिए आप बहुत सारी किताबें मैंने आपको बताया, तो वो पढ़ के आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब देखो सावरकर की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। कुछ तो बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें से, तो प्लीज आप रोज थोड़ा थोड़ा देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब हर दूसरे एग्जाम में तो पूछी ही जाती है। 1909 में ये पब्लिश हुई थी। फिर आता है हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू। इस किताब में इनके जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व का जो इन्होंने विचार देखा है, वो इसी किताब में 1923 में ही आती है। फिर एक किताब है हिंदू पद पातशाही 1925, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ 1984, हिंदू राष्ट्र दर्शन, 6 ग्लोरियस एपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री और काला पानी। ये सब सावरकर की किताबें हैं, तो आप एक दो बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, और आपको याद करनी भी है, स्पेशली ये दो तो कर ही लेना। और ये तो आप काला पानी, आप क्योंकि काला पानी की सजा मिली थी वहां सेल्युलर जेल में, तो ये आपको याद रह जाएगा। माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ये भी याद रख लेना। हाँ, तो फाइनली अब हम आगे अपने जो मेन इनका टॉपिक था, सावरकर का हिंदुत्व पर विचार। मैंने आपको बताया था कि सावरकर हिंदुत्व को कभी भी हिंदू धर्म के साथ इक्वल नहीं कर रहे, ठीक है। तो इनकी जो किताब थी हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, उसमें उन्होंने यही कोशिश की है इसी सवाल का जवाब देने की कि हिंदू कौन है। तो सावरकर का कहना था कि हिंदू जो इस भूमि को अपनी मातृभूमि या पितृभूमि या पुण्य भूमि मानता हो। मातृभूमि कैसे? मातृभूमि जैसे मेरी है भी मातृभूमि या पुण्य पितृभूमि, मतलब मेरा मदरलैंड, मेरे फादरलैंड, मेरी पेरेंट्स यहाँ रहे हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ रहे हैं, मतलब पूर्वज हमारे रहते आ रहे हैं, तो ये हमारी पितृभूमि है, फादरलैंड है। बहुत सारी जनरेशन हमारी भारत में रही है। पुण्य भूमि क्या है? होली लैंड, ठीक है, होली लैंड। पुण्य भूमि यानी कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि यार हिंदू का कोई बहुत बड़ा टेम्पल कहीं दूसरे देश में, तो मैं वहां से एलिजियंस लूंगी, मैं उसके लिए डिवोटेड हूँ, नहीं। अगर मैं भारत में हूँ, मैं जिस थाली में खा रही हूँ उसमें छेद नहीं करूंगी, ये ऐसा सीन है। मैं जिसके लिए काम कर रही हूँ तो मुझे उसको उसके लिए डिवोटेड होना है, ठीक है।
तो अगर मैं इस देश में रह रही हूँ, इस देश से मैं नौकरी ले रही हूँ, इस देश से मुझे सैलरी मिल रही है, तो मेरा जो पूरा डिवोशन होगा वो इस देश के लिए ही होगा, किसी दूसरे देश के लिए नहीं हो सकता है, चाहे वहाँ मेरे कितने भी बड़े भगवान क्यों ना हो। तो ये सावरकर का कहना था। हिंदू को इन्होंने सीधे-सीधे डिफाइन किया है कि जो सिंधु नदी से समुद्र तट की भारत भूमि को अपनी पितृभूमि या पुण्य भूमि मानता हो। पुण्य भूमि मानना ज़रूरी है। आपको एलिजेंस भारत से रखनी है, आप किसी दूसरे देश से एलिजेंस नहीं रख सकते हो, बेसिकली ये इसका मतलब है। आई होप कि मैं ठीक आपको बता रही हूँ। अब आता है हिंदू राष्ट्र की विचारधारा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बोलते हैं। देखो, इसके अलावा सावरकर ने रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना की थी, हिंदू राज्य की स्थापना के समर्थक थे और एक हिंदू को अपनी संस्कृति और अपनी सांस्कृतिक जड़ों पर गर्व अनुभव करना चाहिए, ऐसे सावरकर के विचार थे कि हमारी जो भी संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, उस पर हमें प्राउड फील करना चाहिए। ठीक है। तो सावरकर का ऐसा नहीं था। सावरकर देखो ये क्या बोलते हैं कि ईसाई या मुस्लिम को हिंदू नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये खुद को हिंदुस्तानी कहने में गर्व का अनुभव नहीं करते हैं, ऐसा सावरकर मानते थे। क्योंकि देखो ये किस लिए था कि हिंदुस्तान पितृभूमि तो हो सकती लेकिन पुण्य भूमि नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती, जो मैं बता रही थी। अब देखो, अब जो मुसलमान हैं उनकी जो पुण्य, ईसाइयों की, देखो ईसाइयों के लिए जो पुण्य भूमि है रोम है। आपने देखा होगा ना कि रोम इनका बहुत बड़ा वो शहर है, जबकि मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है और यहूदियों के लिए जेरूसलम है। ये आपको पता है, ठीक है, सबके लिए अपना अपना है। तो अगर आप यहाँ से अपनी एलिजेंस ले रहे हैं तो इसलिए सावरकर कहते थे कि ये लोग नहीं है इस देश के, इसलिए इन्होंने नहीं माना इनको हिंदुस्तानी। तो हाँ, अगर सावरकर कहते कि अगर इनको भी हिंदू धर्म में या हिंदुस्तानी होगा तो उन्हें हमारे हिंदुस्तान को अपनी पुण्य भूमि मानना होगा और उन्हें हिंदू संस्कृति को अपनाना होगा। तो इस तरीके के विचार थे सावरकर के। इसके बाद देखो, मैंने आपको बताया कि सावरकर चित्पावन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, ठीक है। महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण परिवार, बहुत ज्यादा मतलब जाना माना ब्राह्मण थे। तो उसके बावजूद भी सावरकर ने जाति व्यवस्था की आलोचना की, कास्ट सिस्टम को उन्होंने नकारा है भारत के, कि बहुत ही मतलब घटिया ये एक चीज है। वो क्या कहते हैं, देखो, कुत्ते बिल्ली के चलने से अगर रास्ते गंदे नहीं होते तो मानव के चलने से अपवित्र कैसे होंगे। आपने देखा होगा कि कई बार मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे रास्ते होते हैं, मान लो कोई मंदिर का एरिया है तो वहां कुछ जाति विशेष के लोगों को जाने नहीं दिया जाता है, आपने देखा होगा। तो इसीलिए सावरकर कहते हैं कि भाई जब उस रास्ते पे कुत्ते कुत्ते बिल्ली चल रहे हैं, इतने जानवर चल रहे हैं, तो इंसान के चलने से कैसे वो अपवित्र हो जाएगा। फिर आता है और जनेऊ और वेद को भी सबके लिए इन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि वेद आपने देखा होगा कि शूद्रों और महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी बहुत लंबे टाइम तक। तो इसलिए सावरकर बोलते हैं कि वेद और जनेऊ सबके लिए होने चाहिए। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट और कोट है सावरकर के, ये आपको याद होने चाहिए, स्पेशली सेकंड वाला तो होना ही चाहिए। सबसे पहले कि अस्पृश्यता एक पाप है। अगर आप अस्पृश्यता को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये पाप है, मानवता के नाम पर एक धब्बा है, इसको किसी भी हालत में हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप इसे उचित नहीं ठहरा सकते हैं। सावरकर ऐसा कहते हैं। तो मैं आपको कह रही हूँ कि बार बार आप ये बात याद रख लीजिए कि सावरकर कास्ट सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट थे। इन्होंने कास्ट सिस्टम को नकारा है, धब्बा माना है इसको मानवता पर। तो इनके हिसाब से कास्ट सिस्टम बिल्कुल गलत है, भारत में जो कास्ट सिस्टम होता था उस टाइम पे बिल्कुल गलत है। दूसरा इनका जो राष्ट्र के लिए है, देखो राष्ट्र के लिए मतलब सावरकर कितने डिवोटेड थे। वो कहते हैं कि इसलिए प्रूट्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बघनक न्याय है, न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स प्रथम का सिर कटवा देना न्यायोचित कार्य है, इसलिए विलियम टेलर का तीर दिव्य, क्योंकि यह सब राष्ट्र के लिए किया गया था। यानी कि राष्ट्र के लिए अगर कोई काम कर रहे हो तो वो जस्टिफाई है, बस वो नेशन के लिए होना चाहिए, वो हमारे देश के लिए होना चाहिए। जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो वहां पे भी हम देखते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट हमारे पहले आते हैं, ठीक है ना। हम अपने पहले नेशनल इंटरेस्ट, अपने लोगों को पहले देखते हैं, अपने राष्ट्र के हित को पहले देखते हैं, उसके बाद ही हम उस तरीके से किसी भी इशू में इन्वॉल्व होते हैं, फिर चाहे वो कोई वॉर हो या कोई ट्रीटी हो। हमने बहुत सारी ऐसी न्यूक्लियर संधि नहीं साइन की है भारत ने, और तो ऐसे आपको अपना पक्ष रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पहले अपने राष्ट्रीय हित देखने पड़ते हैं। तो इसीलिए सावरकर भी कहते हैं कि ये सारी चीजें उचित हैं, क्योंकि ये सब किस लिए हो रही है, राष्ट्र के हित के लिए हुई है, राष्ट्र के लिए किया गया काम। तो हमारे एग्जाम के लिए तो सावरकर इतने ही है, मतलब इतना ये इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि आप बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह सावरकर पे सुन सकते हैं, या बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, वहाँ से आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करेंगे। आप ये सब चीज़ें याद रखिए, ये आपको सावरकर की किताबें याद रखनी चाहिए, ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकती हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अच्छा, एक चीज़ मेरे दिमाग में आया था कि देखो, अब मैंने जैसे इतनी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं भी बहुत मतलब कुछ बाहर से पढ़ के आ रखी हूँ, हार्वर्ड से पढ़ के आ रखी हूँ। मैं भी बेसिक किताबों से पढ़ के मैंने नोट्स बनाए हैं। तो कुछ मेरी चीज़ें शायद छूट गई हों, जो मैंने नहीं इसमें ऐड कर पाई हूँ, तो वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो-जो आपको सावरकर से रिलेटेड आता है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस होएगी, दूसरा आप मतलब आपको याद भी हो जाएँगे। तो आप कमेंट में कि बताइए जो-जो आपको आता है सावरकर पे या जो यहाँ पे छूट गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में अब हम महात्मा गांधी पे वीडियो आएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, और चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को जितने भी आपके पॉलिटिकल साइंस वाले दोस्त हैं, उन तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है सिविक्स कॉर्नर, आप उसे भी जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएँगे। ओके, बाय। देखने के लिए वीडियो बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। बाय।